गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की अपना जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए प्रथम इसका जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे समाजशास्त्र के अंदर फर्स्ट पेपर में फर्स्ट और सेकंड दो पेपर हैं, जो कि फर्स्ट पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय और सेकंड पेपर है हमारा भारत में समाज। तो जो फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र का परिचय, इसके अंतर्गत हम लोग समाज क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है और उसका अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, इन सभी के साथ क्या संबंध रहा है। इसके बाद इसकी सेकंड इकाई में हम समाज, समुदाय, सामाजिक समूह क्या है, संस्थाएं क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, इस प्रकार कई टॉपिक्स, सामाजिक प्रक्रियाएं क्या, इन सब का अध्ययन करेंगे। और इसके तृतीय टॉपिक के अंदर हम सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन एवं उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसके फर्स्ट पेपर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले कि समाजशास्त्र की स्टडी शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ है, क्या कारण थे और किसने किया और कब किया। तो किसी भी विज्ञान का जब विकास होता है तो किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, उनके सामाजिक पृष्ठभूमियों, उनमें समकालीन उपलब्ध साहित्य आदि का ही परिणाम होता है। विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है उनमें वैज्ञानिकों के चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक दर्शन में समाजशास्त्र का उद्भव जो हुआ वो भी इन्हीं सभी कारणों से हुआ। कुछ समकालीन पर जो दर्शन था उसका प्रभाव पड़ा, समकालीन परिस्थितियाँ थी उसका प्रभाव पड़ा, भौगोलिक परिस्थिति, फिर सामाजिक चिंतन, इन सभी का मिला जुला प्रभाव पड़ा जिसके कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो समाजशास्त्र के उद्भव जो किया वो सबसे पहले किया था अगस्त कॉम्टे ने 1838 में। इस काल में पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम था उसका प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा था। तो कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य, प्रबोधन युग, वाणिज्य क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि क्रांतियाँ के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो हुआ वो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, समाजशास्त्र की स्थापना हुई। तो प्रारंभिक विचारकों द्वारा सत्य की खोज धार्मिक होती थी, तो इन्होंने इससे जो अवस्था बताई वो धर्मशास्त्रीय अवस्था बताई है। इन्होंने बताया था कि किसी भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे अलौकिक शक्तियों के प्रभाव होता है। सभी घटनाएं अलौकिक शक्तियों के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटती हैं, जैसे कि ये विश्वास हो गया जैसे कि कई जनजातियों में हैजा, चेचक आदि बीमारियां जो होती है वह अलौकिक शक्ति के रुष्ट होने के कारण मानी जाती है। तो ये धर्मशास्त्रीय अवस्था थी। कर्मशास्त्रीय अवस्था में सामाजिक दार्शनिकों की मान्यता थी कि सामाजिक इकाइयों के रूप में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। मानव प्रजाति के इतिहास में मानव चिंतन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का पूर्ण रूप से राजनीति पर प्रभुत्व था एवं शासन फौजीदारी शासकों के हाथों में था। तो धीरे धीरे इस विचारधारा जो सामाजिक दर्शन, वैचारिक अवस्था आदि के अंतर्गत, जैसे यदि हम परिवार को माने तो परिवार को सामाजिक इकाई का रूप माना जाता था। राजनीतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक कर्मकांडों संपन्न कराने वाले व्यक्तियों एवं सैनिकों के हाथ में हुआ करती थी। तो प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय अवस्था थी। द्वितीय अवस्था जो थी वो तत्वमीमांसी अवस्था थी। तत्वमीमांसी अवस्था घटनाओं के कारण एवं उसके प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम मानते हैं। तो सामाजिक विचारक अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरि मानते हैं। राजनीतिक प्रभुत्व धर्म कारिकों एवं विशेषज्ञों के पास होता था। इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ, जिसे प्रबोधन युग कहते हैं। तो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ वो फ्रांसीसी चिंतकों की चेतना को निश्चित रूप से
व्यक्त करता है प्रबोधन युग, क्योंकि 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन जो था यूरोपीय दर्शन में परिवर्तन हुआ था, जिससे शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुआ। तो इसे ही वैज्ञानिकों ने प्रबोधन काल कहा था। इसे प्राय विवेक युग भी कहा जाता है। इस प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रबोधनकाली दार्शनिकों ने अनेक प्रगतिशील विचारकों पर प्रकाश डाला। इन्होंने पूर्व परंपरागत चिंतन जो धार्मिक, आध्यात्मिक, तात्विक थी की आलोचना करी तथा विज्ञान एवं तर्क को ही इन्होंने महत्वपूर्ण माना, उसे ही सर्वोपरि माना। यथार्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। प्रबोधन युग में विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे थे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा था। तो यथार्थ को समझने के लिए नूतन परिप्रेक्ष्य एवं चिंतन की नवीन रीतियों का विकास किया गया था। तो इस प्रकार से प्रबोधन, ये जो वाणिज्य क्रांति हुई, जो ये साहित्य प्रबोधन युग हुआ, वो ये था। नेक्स्ट हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो थी 1789 में, यानी 1789 में। तो यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की प्राप्ति के लिए की गई थी तथा इसे एक ऐतिहासिक क्रांति माना गया है, क्योंकि इससे फ्रांस में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। इस क्रांति ने फ्रांस एवं अन्य देशों पर अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव डाले थे। जिस पृष्ठभूमि के कारण ये क्रांति घटित हुई, इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद युग समाप्त हो गया था तथा इस क्रांति का फ्रांसीसी समाज व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ यूरोप को अन्य देशों पर भी इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार फ्रांसीसी जो सामाजिक संरचना सामंतवादी संपत्ति एस्टेंटों में विभाजित हो गई। तो प्रत्येक जो समाज में स्त्रीकरण की व्यवस्था होती है, वो कोई भी समाज बिना श्रेणी विभाजन के संगठित एवं व्यवस्थित नहीं रहता है। तो इसलिए फ्रांस में भी प्रमुख 3 तरह के स्त्रीकरण थे या एस्टेंट थे। इसमें हम बात करते हैं पहले प्रथम संपदा वर्ग की। तो फ्रांस के सामाजिक संगठन में प्रथम संपदा वर्ग में धर्म नेता होते थे। इन धर्म नेताओं को आर्क, बिशप, एबेंट आदि नामों से कहा जाता था। तो इन लोगों ने धर्म के कार्यों में रुचि लेना छोड़ दिया था। ये विलासितापूर्ण जीवन व्यक्त करने लगे थे। कुछ धार्मिक नेता राजनीतिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लगे। उच्च स्तरीय धार्मिक नेताओं ने अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया था, जिससे कि जो इनके अन्य धार्मिक कार्य थे वो निम्न श्रेणी के पादरियों को करने पड़ते थे। सेकंड हम बात करते हैं द्वितीय संपदा वर्ग की। तो फ्रांसीसी सामाजिक संगठन में द्वितीय श्रेणी संपदा वर्ग की होती थी। इस वर्ग में अभिजात एवं नोबल लोग होते थे, जो 2 श्रेणियों में बंटे होते थे। ये अभिजात श्रेणी में सदस्य शस्त्रों एवं वस्त्रों से पहचाने जाते थे। तो प्रथम वर्ग के नोबल की पहचान शस्त्रों से होती थी एवं द्वितीय श्रेणी के नोबलों की पहचान वस्त्रों से होती थी। तो दूसरी श्रेणी नोबल वस्त्रों से पहचाने जाते थे। इनकी पदक नहीं होती थी, इनकी प्रस्थिति जो होती थी प्रदत्त नहीं होती थी, बल्कि इन्हें अपने प्रयासों से नोबल प्राप्त करने पड़ते थे। जबकि जब अभी मैंने बात की, जो एक बिना जो नोबल के जो लोग थे, नोबल शस्त्रों के थे, वे बड़े बड़े भूस्वामी भूमिहीन किसानों से अपने आप सभी काम करवाते थे और उनका शोषण करते थे। ये पहले शास्त्रों से पहचाने जाते थे, लेकिन अब इनकी पहचान फिजूल खर्ची से होती थी। एवं तृतीय संपदा वर्ग में थे फ्रांस के समाज के तीसरे संपर्क में सामान्य जन, किसान, व्यापारी, कारीगर एवं अन्य लोग थे। तो ये किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। तो धीरे धीरे समाज में फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती चली गई, शासन घाटे में हो गया। तो धीरे धीरे जो व्यापारी लोग थे उनकी हालत ख़राब होने लगी। बुजुर्ग जो लोग थे उनका प्रशासन में प्रभाव कम होने लगा। एवं तृतीय संपदा के जो लोग थे बुजुर्ग राज सत्ता में प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक कारक एवं शक्तियाँ, राजनीतिक कारक एवं शक्तियाँ, आर्थिक कारक एवं शक्तियाँ तथा भौतिक परिस्थितियाँ एवं शक्तियाँ, इन सभी का मिला जुला प्रभाव पड़ा और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिससे कि फ्रांस में आमूलचूल परिवर्तन आए। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो औद्योगिक क्रांति भी यूरोप में हुई थी। ये हुई 1770 के दशक से 1830 के दशक में यह चली थी।
तो वो जब श्रमिक बड़े बड़े कारखाने बढ़ गए, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए, नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे नए नए कल कारखानों एवं यांत्रिक आविष्कार हुए थे। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि यदि हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो आर्थिक प्रभाव से सबसे ज़्यादा उत्पादन के स्थान, उत्पादन की मात्रा आदि पर इसका प्रभाव पड़ा था। उत्पादन की घरेलू परंपरा समाप्त हो गई, जिससे लोग अपने कार्यों की तलाश में ग्रामीण से नगरों की ओर जाने लगे। तो इसी प्रकार इसका सामाजिक प्रभाव पड़ा। जब लोग अपने पैतृक जगह को छोड़कर कार्य की तलाश में जाने लगे तो धीरे धीरे भावनात्मक लगाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे जो उत्पादन की व्यवस्था थी उसमें भी सामंत वर्ग एवं कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग का स्थान आ गया था। इसी प्रकार नगरीकरण पर भी प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े नगर, उद्योग धंधे बड़े बड़े हो गए थे, जिससे कि प्रदूषण फैल गया, वातावरण दूषित हो गया। समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव पड़ा। परंपरावादियों ने क्रांति के प्रभाव के अनुमान लगाया कि क्रांति के कारण समाजों में अव्यवस्था फैलती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण समाज में अनेक नवीन परिस्थितियाँ एवं समस्याएं उभरकर सामने आई, जिनके अध्ययन की ओर समाजशास्त्रियों का भी ध्यान गया। तो कई समस्याएं पैदा हुई। प्रौद्योगिकी एवं कारखाना प्रणाली हो गई। उग्रवादी विचारकों ने जो था वो औद्योगिक क्रांति का कारण आर्थिक प्रणाली में पूंजी का महत्व बढ़ गया है ऐसा बताया। भूमि का महत्व समाप्त हो गया है। समाजशास्त्रीय विचार एवं भविष्यवाणी की कि समाज की सभी मौलिक विशेषताओं में परिवर्तन आएगा। तो इन परिवर्तन नई सामाजिक व्यवस्था की ओर प्रारंभिक विचारकों का ध्यान गया, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ। नवीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र विषय के विकास में योगदान नहीं बल्कि अनेक बौद्धिक अवधारणाओं का भी विकास किया, जिससे समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उल्लेखनीय योगदान हुआ। इस समाजशास्त्र से ही समाज में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए थे उसमें पुनः शांति लाने की कोशिश की गई, इसलिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा समाजशास्त्र का उद्भव के क्या कारण थे, क्यों समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। कल हम इससे नेक्स्ट चैप्टर समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।